हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सॉल्यूशन। और मैं सुमन। आज हम करते हैं बीकॉम फाइनल ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कॉस्ट है वो बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी बिजनेस है उसमें कॉस्ट जब तक नहीं पता होगी तब तक आगे का हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हम आगे कोई वर्कआउट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट है। कॉस्ट पता होगी तभी हम आगे उसके प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, कॉस्ट पता होगी तभी उसमें हम प्रॉफिट को डिटरमिनेट कर सकते हैं। इसलिए हमारी कॉस्ट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट है क्या। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ, क्या ब्रांच है इसकी, अकाउंटिंग। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्वियसली स्पेशल ब्रांच है किसकी, अकाउंटिंग की, जिसके अंदर विच इन्वॉल्व क्लासिफिकेशन। किसका हम क्या है, इसमें कॉस्ट को क्लासीफाई करते हैं अलग अलग तरीके से, यानी कि डाटा अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से कि कौन से डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो उसको और किस तरह की कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट है वो प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक का जितना एक्सपेंसेस है उसको हम कॉस्ट में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन की कॉस्ट अलग होती है, सेलिंग की कॉस्ट अलग होती है, जो और के एक्सपेंसेस हैं वो अलग से होते हैं। उसको क्लासीफाई करना, उसी के बेस पे क्या है हम अक्यूमुलेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, जो भी असाइन करते हैं उसको, जो असाइनमेंट्स एंड कंट्रोल उसी के बेस पे, यानी कि उसको असाइन करके कि हाँ इतनी कॉस्ट हमारी आई है, जो अननेसेसरी फैक्टर उसको निकालें तो कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट, उसी के हिसाब से हम क्या उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। यानी कि हम पूरा प्रॉपर्ली क्लासीफाई करके उसको एनालाइज करते हैं, और जो भी इसके अंदर, ठीक है, कॉस्ट को हमने एनालाइज किया, हमें पता चला कि यहाँ पे कॉस्ट है वो अननेसेसरी है, तो जो अननेसेसरी कॉस्ट है उसको हम इग्नोर कर देते हैं टोटली, ठीक है, ताकि हमारी कॉस्ट उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। मिनिमम कॉस्ट रहेगी तो वो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसका प्राइस है वो भी लो रहेगा, ठीक है। द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो रूल्स और प्रिंसिपल हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, हैव डेवलप्ड ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यूचर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि उसी के हिसाब से जो रूल्स प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसको हम जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है उसी के बेस पर टाइम ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लेते हैं, यानी कि इसका कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। ओवर द टाइम हम उसको कॉस्ट को, कि हमारे जो नेसेसरी फैक्टर हैं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, या हमारा जो भी इसमें हम वर्क कर रहे हैं हमें लगा कि इसको इस टेक्निक से हमारी कॉस्ट है वो कम हो सकती है, इस तरीके से हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम हो सकती है, तो वो ओवर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जैसे से हम काम करते हैं, जैसे से हम काम का एक्सपीरियंस लेते हैं, उसी के हिसाब से हमें इसके रूल्स और हम प्रिंसिपल है वो फॉलो करते जाते हैं, यानी कि डेवलप होते रहते हैं। एक ने उस चीज़ को अप्लाई किया, रूल को लिया, उसने अडॉप्ट किया कि टेक्निक से हमारी कॉस्ट है वो कम आ रही है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से क्या है दूसरा उस चीज को अब इंप्लीमेंट करता है, दूसरा उस चीज को अप्लाई करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तो वो रूल ऑफ प्रिंसिपल बनते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या है, कॉस्ट कंट्रोल मींस टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हम क्या है इसमें जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ आती है प्रोडक्शन की, कितनी हमारी उसकी टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट है, क्योंकि अलग अलग कॉस्ट होती है, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है, सर्विस की क्या है, जॉब का प्रोसेस ऑफ जो भी आगे फर्दर प्रोसेस होती है उसकी, यानी कि प्रोडक्शन से लेके कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे कि जो हमारा प्रोडक्शन करते हैं हम वहां से लेके जब तक कि सेलिंग तक का जितना भी प्रोसीजर है, सेलिंग तक का जितना भी प्रोसीजर है उसको हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो सारा प्रोसेस है, एक पर्सनल लिमिट होती है कि इतने टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है, जो हमारी लिमिट होगी, जितना हम टाइम पीरियड लेते हैं कि हमने 1 ईयर ले लिया, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम उस 1 ईयर के अंदर अंदर ही क्या है उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से एक टाइम पीरियड, ऐसे तो हम कह दें कि हमारा कॉस्ट है वो ऑन द टाइम चलता रहेगा, तो एक स्पेसिफिक टाइम होगा तब भी हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगा, लेकिन एक्चुअली हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं, तो वो टाइम के साथ हम उसको चेकआउट करते रहें, तो वो उससे हमारे बिजनेस की पता भी चलता रहता है, कॉस्ट है वो कितनी कंट्रोल हमें इस पर और करना चाहिए, या किस तरह की कॉस्ट हमारी आ रही है, अराइज हो रही है, वो भी इसमें क्या है हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल इज अचीव्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स। कौन कौन सी है इसमें, बहुत सारी टेक्निक्स हैं वो फॉलो करते हैं हम, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारा बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें क्या है हमारी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ये सारी क्या है टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कॉस्ट है, टेक्निक्स हैं वो कॉस्ट कंट्रोल उससे हो रहा है कि नहीं। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो जिस बिजनेस को सुटेबल होती हैं वो उसी टेक्निक्स को क्या है फॉलो करता है। नेक्स्ट क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।
फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, हमारे कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो इसमें फॉलो किए जाते हैं, कॉस्ट काउंटिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो फॉलो किए जाते हैं, तो वो हमारे केस में आएंगे कॉस्ट काउंटिंग। सबसे पहला हमारा क्या है, द कॉस्ट शुड बी रिलेटेड टू कॉजेस। कॉस्ट क्या है, यानी कि किससे रिलेट करती है, ये कॉजेस से रिलेट करती है, जो भी इसके रिलेटेड, क्योंकि जो कॉस्ट है ना मतलब किस तरह का हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है हमारी, यानी कॉस्ट का जो प्रोडक्ट है, जॉब है, प्रोसेस, कॉस्ट सेंटर, उसका जो काम, उसके नियर अबाउट कौन सा रिलेटेड है, किस तरह का काम है, उसी के हिसाब से हमारी कॉस्ट आती है। ठीक है, तो यानी कॉजेस से रिलेट करती है। तो इसका जो भी हम आइटम बनाते हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से, तो इसको जो हम स्टेब्लिश करते हैं अलग अलग, तो कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे किसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, नेचर किस तरीके का, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस नेचर का है। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, किस तरह की उसके है, तो उसका प्रोडक्ट के साथ में जिस टाइप का प्रोडक्ट होगा, उस मतलब ऑर्डर के बेस पे कोई सामान आ रहा है, कोई लार्ज क्वांटिटी में बहुत बड़ा है, उसी के हिसाब से हमारी क्या है कॉस्ट आएगी उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की जो हम बनाएंगे। लाइक वाइज की एक फॉरमैन है, ठीक है, हमारे फैक्ट्री में एक फॉरमैन है जो वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो सैलरी होगी वो जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, उन सब में से उसकी सैलरी क्या होगी, डिडक्ट होगी, सब में इंक्लूड होगी। क्यों सभी में वो उसकी सैलरी इंक्लूड होगी, क्योंकि फॉरमैन है जो सबके जितने प्रोडक्ट हैं उन सबकी वहाँ पे क्या है पहरेदारी कर रहा है, सबके इक्वल है। ऐसा नहीं है कि ये वाला काम कर रहा है, कोई स्पेसिफिक कोई यूनिट बनाते हैं तो उसके ऊपर तो लेबर लगी हुई है, तो उसका खर्चा उस यूनिट में ही आएगा। क्यों, वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बना रहा है, लेकिन ये क्या इनडायरेक्ट हो गया, उसकी इनडायरेक्ट उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उस प्रोडक्ट को बनाने में है, तो उसका जितने प्रोडक्ट बनेंगे सब में इसकी सैलरी का पार्ट है वो इंक्लूड होगा। तो ये हमारा क्या होता है कि कॉस्ट से रिलेटेड भी किस तरह का है, तो वैसे हम कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड इसका क्या है, द कॉस्ट शुड बी चार्ज ओनली आफ्टर एन एक्यूरेंस। ऑब्वियस ही है कि जो कॉस्ट है वो हम तभी चार्ज करते हैं, पहले हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि शायद इसके ऊपर इतनी कॉस्ट आए, लेकिन वो क्या होगा कि कॉस्ट अब हमारा काम एक्कर हो जाता है ना, उसके बाद इसकी हमें प्रॉपर कॉस्ट पता चलती है कि इसका ये काम हमारा डन हो चुका है, इसकी प्रोडक्शन या सेलिंग सारा एक्टिविटी हो चुकी है, तो वो हमारी क्या, तब उसको हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमारी एक्चुअली कॉस्ट है वो, नॉर्मली कॉस्ट है वो इतनी हाई है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमारा सेलिंग ओवरहेड है, ठीक है, इसमें हम खर्चा निकालते हैं, एक्सपेंसेस निकालते हैं कि सेलिंग ओवरहेड का। तो सेलिंग ओवरहेड का जो एक्सपेंसेस है वो हमें तभी पता चलेगा जब हमारी सेलिंग है वो हो चुकी है, प्रोडक्ट है वो सेल हो चुका हो, तब भी हम उसको पता चलेगा हमारा कि इसके ऊपर इतना खर्चा आया है। थर्ड पॉइंट हमारा है, अब नॉर्मल कॉस्ट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्टिंग। किससे, कॉस्टिंग से हमारा अब नॉर्मल कॉस्ट है वो एक्सक्लूडेड होगा, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब नॉर्मल जो कॉस्ट हमारे इसमें, जैसे कि जो कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, या कोई मतलब हमें लॉस हो गया किसके थ्रू, या कोई एक्सीडेंट के थ्रू हो गया, नॉर्मली हमारे जो नॉर्मल लॉसेस है वो नहीं, अब नॉर्मल है ये एक्सीडेंट होगा तो कॉस्ट होएगा, अदरवाइज तो नहीं होगा, तो ये हमारा कॉस्टिंग में नहीं आता, क्योंकि ना ही तो प्रोडक्शन करने में, ना ही सेलिंग करने में, किसी भी तरीके से खर्चे नहीं आया है हमारा। ठीक है, हम सामान गुड्स को सेल करने जा रहे थे, बीच में चोरी हो गया, तो वो हमारा इसमें नहीं आएगा कि हमारा कोई ना कोई है, या बाई फायर कोई मतलब एक्सपेंसेस आए हैं, ठीक है, तो कहीं आग लग गई है गोदाम में कहीं, तो ये खर्चे हैं ये हमारी कॉस्टिंग के अंदर नहीं, क्योंकि ये अब नॉर्मल कॉस्ट है तो ये कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, ये इसको अब नॉर्मल कॉस्ट के में ही डाला जाएगा, यानी कि ये खर्चे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बताते। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पास्ट कॉस्ट आर नोट चार्ज टू फ्यूचर पीरियड। जो पास्ट की कॉस्ट है वो फ्यूचर पीरियड में इंक्लूड नहीं की जाएगी। ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट हमारी लास्ट ईयर आई थी, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट ईयर में नहीं ऐड कर सकते, यानी वो कॉस्ट है ना वो तब भी ऐड की जाएगी, उसको आगे पास्ट मतलब हमारा जो करंट ईयर है उसमें जो पास्ट कॉस्ट है उसको काउंट नहीं कर सकते हम। जैसे कि अगर कोई 2015 में कॉस्ट हुई है तो उसको 2016 में इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, वो इसमें फ्यूचर में चार्ज नहीं की जाएगी, वो उसी टाइम चार्ज की जाएगी जिस टाइम मतलब वो कॉस्ट अपनी आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसका है द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव हैज नो प्लेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग। इस कंसेप्ट का कोई अकाउंटिंग के अंदर हम नहीं लेके आते, यानी कि किस तरह का मैथड्स हमारा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस है यानी कि बाइसनेस है जो इस तरह की चीज़ें इसमें हम नहीं इंक्लूड करते कॉस्ट के अंदर। खुद का जो चीज़ हैपन हुई है, यानी कि पर्सनली इसमें हम नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग इतनी कॉस्ट आई, नहीं, जितना मतलब जिस हिसाब से कॉस्ट आई है इस चीज़ को हम नहीं इसमें कहीं भी काउंट नहीं करते।
नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री शुड बी अप्लाइड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं यानी कि डबल एंट्री सिस्टम को अप्लाई करते हैं, हमारा जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको हम अप्लाई करते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में। कोई भी कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं उसकी 2 एंट्री होती हैं कि अगर सेम प्रिंसिपल है, ठीक है, मतलब हमारी जब जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एंट्री करते हैं क्योंकि हमने, ठीक है, उसको अगर परचेज किया है, अगर प्रोडक्शन भी करी है तो उसका प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस किया, रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, कोई भी हम चीज़ उसको यूज़ करते हैं तो उसकी हम डबल एंट्री पास होती है ताकि उससे क्या है कि हम बाद में उसका मैचिंग कर सकें ईजिली और एक एग्जैक्ट कॉस्ट के ऊपर हम पहुंच सकें। तो इस सिस्टम को हम अप्लाई करते हैं, यानी कि कॉस्ट के कारण के साथ किस तरह की कॉस्ट है, नेचर क्या है, अक्कर होने के बाद भी अब नॉर्मल कॉस्ट्स हैं वो सारे अब नॉर्मल एक्सपेंसेस के अंदर ही जाएगा, वो कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं होता। पास्ट की जो कॉस्ट है वो फ्यूचर पीरियड में भी इंक्लूड नहीं होती। अपनी खुद की बायसनेस है उसको हम ऐड नहीं कर सकते, जो एक्चुअल कॉस्ट हैपन होती है उसको ही इसमें कॉस्ट काउंटिंग में हम एंट्री पास करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम। तो नेक्स्ट बड़ा पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट काउंटिंग। अपना ऑब्जेक्टिव क्या कॉस्ट काउंटिंग? सबसे पहला क्या है? टू सर्टेन कॉस्ट को सर्टेन करना। किस तरह की? पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट में पता हो या टोटल कॉस्ट को सर्टेन करना, टोटल कॉस्ट। तो इसको क्या हम असर्टेन करते हैं यानी कि फाइंड आउट करते हैं। हमें जब तक पर यूनिट कॉस्ट नहीं पता होगी तब तक हम उसका प्राइस भी डिसाइड नहीं कर सकते, यानी उसके हम कोई भी आगे का स्टेप उठा ही नहीं सकते। हमें कॉस्ट पता हो वो किसी भी वे में हो सकती है कि वो जॉब का है, प्रोसेस का, जिस भी तरह का नेचर का अपना प्रोडक्ट है उस हिसाब से उसकी कॉस्ट को सर्टेन करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉस्ट को सर्टेन करना। दूसरा हमारा क्या है? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को जब कॉस्ट पता होगी हमें कि कॉस्ट हायर आ रही है, लो आ रही है, तो उसी बाकी जो भी हमारी वेस्टेज है, जो वेस्टेज है उसको क्या कंट्रोल करें। जो हमें नेसेसरी फैक्टर है सिर्फ उसी का काम में लें, अदरवाइज जो वेस्टेज हो रही है उसको रिड्यूस करें ताकि कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। कॉस्ट मिनिमम रहेगी तो हमारे जो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। कॉस्ट मिनिमम हो तो प्राइस भी उसका कम रहेगा, तो कस्टमर्स है उस चीज़ को परचेज करेंगे तो उससे सेलिंग भी बढ़ेगा, ये भी बेनिफिट होता है। तो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है, जो अननेसेसरी है, जो वेस्टेज हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है उसको और बढ़ाएं। हमारा जो बजटरी कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल के लिए ये टेक्निक हम लगा सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगा सकते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हम जो भी इसके वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको हम क्या फॉलो कर सकते हैं हमारे कॉस्ट को कंट्रोल करने में। थर्ड इसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कि जब तक अपने को कॉस्ट पता नहीं होगी तब तक हम सेलिंग प्राइस के ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं? तो हमें पहले कॉस्ट पता हो कि ये प्रोडक्ट है, सपोज कि कोई गुड्स है, उसका हमें सेलिंग प्राइस पता चला कि इसका टोटल एक्सपेंसेस है वो 20 है, तब भी उसका हम सेलिंग प्राइस पता कर सकते हैं कि कॉस्ट 20 आई है तो इसमें हम देखेंगे कि हमने प्रॉफिट कितना ऐड करना है। तो जितना हमने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है उसको ऐड करके, और सपोज कि हमने इसमें 5 रुपीज़ प्रॉफिट लेना है तो इसकी हम क्या है सेलिंग प्राइस 25 रखेंगे। तो ये हमारे लिए क्या ईजी हो जाता है डिटर्मिनेट करना। अगर अपने को ये फैक्टर नहीं पता होता तो हम कैसे इस चीज़ के ऊपर पहुँचते कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या रखेंगे, कितने हम प्रॉफिट कमाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव क्या आता है? टू सर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को सर्टेन करना। जब प्रॉफिट इसमें हमको कॉस्ट पता थी कि 20 है तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 20 अपना क्या है 5 इसमें कॉस्ट लेंगे, तो जितने भी प्रोडक्ट हमारे सेल होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो हमें इजीली पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रोवाइड ए बेस फॉर सेटिंग बिजनेस पॉलिसी। ये क्या एक बेस प्रोवाइड कराता है बिजनेस पॉलिसी की। आज की हमारी जो करंट कॉस्ट है, करंट कॉस्ट के बिहाफ पे कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमारे टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने, यानी कॉस्ट इतनी आ रही है, उसी के हिसाब से हमें इन फ्यूचर के अंदर कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, यानी कि हमें बिजनेस की पॉलिसी है या कोई उसी के हिसाब से कि नया प्रोजेक्ट हमने कोई लागू करना है, तो आज की कॉस्ट हमें पता हो कि इसके ऊपर इतनी कॉस्ट हो रही है, इसके रिलेटेड हम कोई भी वर्क करेंगे तो उसके ऊपर हमारी टोटल कॉस्ट इतनी आएगी। कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोडक्शन का कोई सेल्स मिक्स है, हमें सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए और सेल्स मिक्स स्ट्रेटेजी यूज़ करनी हो तो जो भी हमारी पॉलिसी हो उसमें भी हमारी हेल्प करता है उसको सर्टेन करने में। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटरफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म कंपैरिजन में क्या है कि जो सेम टाइप के बिजनेस हैं, बिल्कुल सेम टाइप के बिजनेस हैं, ठीक है, सेम पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं और उसका प्रोडक्शन भी, प्रोडक्ट है वो भी सेम है, तो वहाँ पे उस केस में क्या होगा कि जो उसको जो फर्म है जो सेम इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसका कितना, तो उसको इजीली हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। इंटरफर्म कंपैरिजन वो ईजी हो जाता है। कंट्रोल ऑन वेस्टेज, तो कॉस्ट हमें पता होगी कि हमारी जो नॉर्मल, जो टोटल नॉर्मल कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है वो नॉर्मली हमारी कितनी आ रही है, उसमें से हम वेस्टेज को क्या है कितना कम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा हमारा एक्सपेंसेस जितना भी होगा उसको क्या हम रिड्यूस
कर सकते हैं इजीली, वो क्या है रिड्यूस हो जाएगा। तो वो हमारा क्या बेनिफिट देता है। मिनिमम कैपिटल इन स्टॉक, इसके अकॉर्डिंग हम बहुत सारे लेवल्स होते हैं या टेक टूल्स होती हैं जिसको यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो कितना रखें। एक उसका मिनिमम रखें ताकि इसमें हमारा एक्सपेंसेस ना आए कि जिसके हमें लगता है कि हमारा इसमें वेस्ट ज़्यादा होती है तो स्टॉक मिनिमम रखें, जिसका हमें जो भी हमें सेट बैठता है यानी कि जिसमें ऊपर कॉस्ट कम रहे उस टेक्निक को अपनाते हैं कि हमें स्टोर ज़्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए, उसी के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। तो वो कॉस्ट के हिसाब से पता चलता है। इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या है कि जो भी हमारा प्रॉपर रेगुलर हमारे इसको रिपोर्ट देते हैं कि हमारे इसके बारे में जो भी जितना भी मटेरियल इसमें यूज हो रहा है तो हमारा क्या मटेरियल है उसको हम देखते हैं, लेबर का टोटल जितने इसके ऊपर कितना लेबर का एक्सपेंसेस आ गया है या कोई भी और एक्सपेंसेस है जो कम्युनिकेट करने में, तो उसको हम ऑन द टाइम एंड पूरी रिपोर्ट उसकी इफेक्टिवली क्या है मैनेजमेंट को देते रहते हैं ताकि मैनेजमेंट इसके रिगार्डिंग डिसीजन है वो ले सके। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम। कि ऑडिट क्या है, ये वैसे कंपनीज के लिए तो कंपलसरी होता है ऑडिट, और बिजनेस के लिए भी कहीं ना कहीं जरूरी हो गया क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए टाइम टू टाइम जितना भी हमारा वर्क है। तो वो हमारे ऑडिट सिस्टम को, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग को का भी मकसद है कि वो ऑडिट सिस्टम को मैनेज करके रखे, यानी कि जो भी हमारे डिपार्टमेंट में वर्क होता है अलग अलग डिपार्टमेंट का तो उसकी भी हेल्प करता है। ऑडिट में क्या होगा, प्रॉपर हमारा जितना भी होगा वो प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, ठीक है, टोटली इसमें इन्फॉर्मेशन होगी, प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, तो उसी के हिसाब से हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारा जो बिजनेस है वो कितना प्रॉफिट है वो अर्न कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कोस्टिंग। कोस्टिंग के मेथड्स क्या क्या हैं। कोस्टिंग है वो बेसिकली 2 टाइप्स के मेथड हैं, यानी कि इसके टोटल मेथड्स कितने हैं, बेसिकली 2 ही हैं, 2 मेथड्स हैं इसके। पहला क्या है, दूसरा है, सॉरी रॉन्ग टाइपिंग है यहाँ पे, ऑपरेशन कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, देखो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि हमें स्पेसिफिक ऑर्डर मिलेंगे तभी ही उस चीज़ को हम प्रोड्यूस करेंगे, तो उसी के हिसाब से हमारी कॉस्ट होगी। हमें पहले कोई भी ऑर्डर देगा, इसमें मतलब किस तरीके का ऑर्डर आता है, जैसे कि किसी ने फर्नीचर बनवाना है, ठीक है, तो फर्नीचर है वो उसकी अपनी चॉइस होगी, वो किस तरह का फर्नीचर है, उसका डिज़ाइन कैसा चाहता है, कितना उसका बहुत बड़ा चाहता है, किस हिसाब से चाहता है, जिस हिसाब से वो चाहेगा उस हिसाब से उसकी कॉस्ट है वो आएगी, ठीक है। तो इसमें तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक वाइज की फर्नीचर हो गया है, ग्रिल का डिज़ाइन हो गया है, या हाउस का हो गया है, ड्रेस का डिज़ाइन हो गया है, तो ये इसमें क्या सारे जो स्पेसिफिक जो ऑर्डर के ऊपर किए जाते हैं, जिसका पहले ऑर्डर दिया जाएगा, यानी कि ऑर्डर पहले आएगा, ऑर्डर के बाद उसकी क्या है प्रोडक्शन होगी, जिस हिसाब से ऑर्डर आएगा, जिस हिसाब की चॉइस आएगी इंडिविजुअल की, जैसे कि कोई ड्रेस डिजाइन करवानी है तो उसका वो किस तरह की ड्रेस चाहता है, तो उसी के हिसाब से क्या उसकी कॉस्ट हम बता सकते हैं, पहले नहीं बता सकते। तो उसके अंदर इसके अंदर क्या आता है, इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं। पहला इसके अंदर क्या आता है, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में क्या आता है, जॉब कॉस्टिंग में स्पेसिफिक जो भी एक इंडिविजुअल है, एक कस्टमर है, वो अपने टेस्ट के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से, किस तरह की क्वालिटी वो चाहता है, वो सारी चीज़ें वो पहले अपनी क्या है एक स्पेसिफिक जो उसकी वांट्स है ना उसको बताएगा, ठीक है। उसकी जो एक इंडिविजुअल है उसकी वांट्स के अकॉर्डिंग, उसकी किस तरह की चॉइस है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम कुछ को प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन से वो फीचर्स चाहता है उसके अंदर, जिस तरह के भी फीचर्स में वो इंक्लूड करवाना चाहता है उसी के हिसाब से, क्योंकि जितने भी कस्टमर है सबकी क्या है यूनिक चॉइस है, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, अपने अपने आइडियाज़ हैं। फर्नीचर है कोई किसी तरीके से चाहता है, कोई किसी तरीके से चाहता है, तो जिस हिसाब से जो तरीका वो दो इंडिविजुअल की जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी पूरी करने के बाद हम बता सकते हैं कि इसके ऊपर टोटल इतनी कॉस्ट आएगी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या है, जिसमें हमारा जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर हमें मिलता है, यानी कि ऑर्डर है वो काफ़ी लार्ज नंबर्स में मिला है, सबका मतलब सिमिलर से हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो सिमिलर ऑर्डर्स हमें मिला है, सपोज कि हमें क्या है, हमें सेंट आइटम्स की हमें ऑर्डर मिला है कि हमें 100 यूनिट बनानी है, तो 100 यूनिट के ऊपर जो सेम आइटम बनाना है तो उसमें मटेरियल लेबर सारा एक साथ ही लगेगा, टोटल एक साथ बनेगा। तो 100 यूनिट के ऊपर अगर सपोज 100 यूनिट बनाई, उसके ऊपर अगर 10,000 का एक्सपेंसेस आया, तो 100 यूनिट के ऊपर 10 का, यानी इसमें पर यूनिट हम निकाल लेंगे कि हमारा जो एक है वो कितने का हो गया, 100 का पड़ गया। तो उसमें हम इस तरीके से निकालेंगे टोटल जितने नंबर ऑफ हमारे बैच, जितने आइटम हमने बनाए हैं और कितना उसके मतलब उसके ऊपर एक्सपेंसेस आए हैं, उसी के हिसाब से कि टोटल नंबर ऑफ कितने बने हैं, खर्चा कितना आया है, तो उसी यूनिट के हिसाब से हम पर यूनिट का निकाल लेते हैं। पूरे बैच की कॉस्ट इसके अंदर निकाल के जितने बैच में जितने यूनिट्स बने हैं उससे हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं।
नेक्स्ट है अपना कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग के अंदर क्या आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, इसके अंदर हम पहले क्या, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा ना उसी के बेस पे हम कॉस्ट निकालते हैं। इसमें वो चीज़ें आएंगी जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो मतलब जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जिसका मतलब 1 ईयर से ज़्यादा टाइम लगे, मोर देन 1 ईयर का टाइम जिसके अंदर स्पेंड होता है, जैसे कि कोई पुल बनाना है हमें, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट है। या मतलब कोई हाउस का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो कोई हमने बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें हमें मोर देन 1 ईयर लगेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है। कोई ओवर ब्रिज बन रहा है, तो उसमें जो प्रोसेस होगी, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जितनी कॉस्ट होगी ना, वो हम साथ साथ फाइंड आउट करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की कितनी है। तो उसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सीमेंट का अलग होता है, ठीक है, उसका जो सिस्टम भी, मशीनरी का कॉन्ट्रैक्ट किसी और के पास होगा, जो उसका बनाने का वो किसी और के पास होगा, और फिर कितना वो 1 ईयर के अंदर उसकी प्रोसेस होगी है, तो उतना उसमें उसका कंप्लीट साथ साथ होता रहेगा। तो वो हमारी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आती है। सेकंड इसका पार्ट क्या है, ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, ये भी देखो नाम से सजेस्ट हो रहा है, यानी कि ऑपरेट वर्क के अकॉर्डिंग। इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, स्पेसिफिक ऑर्डर के हिसाब से इसमें हम प्रोडक्शन नहीं करते। ऑपरेशन कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, वो तो बड़े स्केल के ऊपर, ठीक है, लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन होती है अपनी, और इसमें ऑर्डर के हिसाब से नहीं, प्रोडक्शन है वो कंपनी अपनी चॉइस के हिसाब से करती है कि इतने यूनिट्स हमने इसकी बनानी है। मार्केट में डिमांड को तो हम देखते हैं, लेकिन कस्टमर्स हैं वो पर्सनली हमें ऑर्डर नहीं करते। मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग हम एक लार्ज स्केल पे बहुत सारी यूनिट्स हैं वो इकट्ठी बनाते हैं एक फिनिश प्रोडक्ट में। तो इसमें भी इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, जो एक प्रोडक्ट है वो कई प्रोसेस से निकल के आता है, ठीक है, यानी कि उसकी जो उसका ऑपरेट होता रहता है, तो उसी के हिसाब से हम इसमें क्या कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी भी 3 टाइप हैं। पहला हमारा क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या आता है, प्रोसेस के हिसाब से कि एक जो रॉ मटेरियल है, वो कोई गुड्स है, ठीक है, हमारे पास कोई रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल से वो फिनिश्ड गुड्स बनने के लिए जितनी भी प्रोसेस से निकलेगा फिनिश तक, ठीक है, सपोज किसी ने 3 फिनिश से, पहले रॉ मटेरियल है उसको सेमी फिनिश में गया, फिर वो फिनिश में गया, तो उसके 3 स्टेप्स लगे। तो वो हमारा क्या है कि जिसका जो हर एक जो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि एक जो रॉ मटेरियल हमारा तैयार हुआ है, तो वहाँ पे क्या हमारी कॉस्ट है वो मेजर की जाएगी। उसके बाद क्या है, वो सेमी फिनिश में गया, तो उसके एंड में कॉस्ट की जाएगी। फिर जो फिनिश बन जाएगा तब वो 2 इंक्लूड होंगी, फिर उसकी एट लास्ट कॉस्ट है वो फाइंड आउट की जाएगी। यानी कि एक प्रोडक्ट है वो कितनी प्रोसेस से होकर निकल रहा है, तो उसी के हिसाब से इसमें क्या है मेजर करते हैं। फर्स्ट स्टेप के ऊपर इतना खर्चा है, फिर उसके साथ टोटल एक्सपेंसेस है वो निकालते हैं। नेक्स्ट है इसका यूनिट कॉस्टिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, यूनिट कॉस्टिंग है। तो यूनिट कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, पर यूनिट के हिसाब से, यानी कि सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग है इसमें हमारे जितनी भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जितना भी हम ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन हमने किया, उसका हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है, ठीक है। जितनी भी हम प्रोडक्शन करते हैं, तो सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं ना, टोटल कॉस्ट को हम निकालते हैं कि सेम प्रोडक्शन बनाई है, एक ही टाइप के एक ही यूनिट की हमने 100 यूनिट बनाई है, तो इस 100 के ऊपर टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई है, जितनी कॉस्ट है इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इसमें जो हम सिंगल टाइप की कॉस्टिंग बनाते हैं इसको सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसमें जो आउटपुट है वो हमारा सेम ही क्वालिटी का होता है। और जो नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेशन और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर क्या आता है कि जिसमें कॉस्ट हम निकालते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट प्लस सर्विस दोनों की होती है, कि हमने प्रोडक्शन दी, ठीक है, उस प्रोडक्ट है उसकी भी कॉस्ट, प्लस जो सर्विस भी हम प्रोवाइड करवाते हैं ना, उस सर्विस की भी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है। सर्विस किस तरह के, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसकी जो प्रोडक्ट भी होते हैं और सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं उस गुड्स के बारे में, तो वो कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होगी। वाटर सप्लाई है, होटल सर्विसेज है, तो जिस हिसाब की सर्विस होगी आपकी, उसी हिसाब से आपकी कॉस्ट लगेगी। भी सर्विस है वो किस तरह की आपको चाहिए, और कोई यूनिट किस तरह का हमारा प्रोडक्ट है हम उसको यूज़ करें, उसी के हिसाब से क्या है निकालते हैं। जैसे कि पैसेंजर है, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का है, तो कितनी आपने सर्विसेज कहाँ तक किस तरह की प्रोवाइड करवानी है, उसकी जो लोडिंग है डीलोडिंग है वो इंक्लूड होएगी कि नहीं होएगी, उसका जो एरिया है वो कितना दूर है, उसका कितना किलोमीटर पड़ता है, उसी के हिसाब से एक्सपेंसेस है वो लगाए जाएंगे। यानी कि प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये अपना था कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट बेसिक, कि कोस्टिंग होता क्या है, कोस्टिंग के मेथड्स क्या हैं। तो इसमें मेथड्स के स्पेसिफिकली 2 ही हैं कि कॉस्ट हम उस तरीके से क्या है मेजर करते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा।